अब देखो, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग जहां तक हमने कल किया था। उसके आगे क्या है कि वेपर प्रेशर से हम स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर कहते किसको है? तो वेपर प्रेशर है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, यानी जो प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? वेपर्स करता है ऑन लिक्विड सरफेस या सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे हमने क्लोज्ड वेसल ले लिया, इसमें हमने कुछ वाटर रख दिया या सॉल्यूशन रख दिया, हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से क्या होगा? इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, तो अब इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा तो वेपोराइजेशन हो जाता है। और सेकंड आएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जब वेपर्स किस में चेंज हो जाएगा? वेपर्स, तो वेपर जब लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो जब ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, अब यहाँ से जो ये ऊपर वेपर्स बना है, अब ये वेपर जितना प्रेशर इस लिक्विड सरफेस पे लगा रहे होंगे, इस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो गया? जो वेपर्स, जो प्रेशर वेपर्स लगाते हैं ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब आप एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगा, इस स्टेट को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वेपर प्रेशर है जो डिपेंड कहाँ कहाँ करता है? तो पहली चीज पे जो डिपेंड करता है वो करता है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर में आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर वो ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट का। वैसे दो ही आपके बुक में है एनसीईआरटी में। अगर जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट यानी उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। और अगर हम देखेंगे प्योर और इम्प्योर चीज में से, तो जो इम्प्योर होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है हर हमेशा प्योर चीज से, तो प्योरिटी भी चेक हो जाती है। तो इस तरीके से जनरली 4 पॉइंट में वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। एक है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर में हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना वेपर्स कम बनेंगे। सेकेंड है टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट का, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और फोर्थ है यहाँ पे इम्प्योर कंपाउंड जो होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा प्योर के कंपैरिजन में। तो ये 4 फैक्टर है जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपके पास, जैसे अभी हमने कहा जो सॉल्यूशन होगा इसका वेपर प्रेशर कम होता है, तो सॉल्यूशन होगा इसका वेपर प्रेशर कम होगा हर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये ऐसे ले लेंगे जैसे हमने प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर ले लिया, तो वाटर में मैंने कुछ चीज मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। जैसे हम सॉल्यूट मिलाएंगे क्या बन जाएगा? ये सॉल्यूशन बन जाएगा। जो सॉल्यूशन होगा इसका वेपर्स कम होगा एज कंपेयर टू प्योर वाटर के। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जो सॉल्यूट होता है ये कवर करता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के एरिया को कवर कर लेता है।
तो ये खुद कवर कर देगा इस एरिया में, या तो यहाँ इस एरिया में आ जाएगा। इसकी वजह से क्या करेगा, विच हिंडर्ड द एस्केपिंग मॉलिक्यूल, एस्केपिंग मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल एस्केप कर रहा है एक उसके रास्ते में खड़ा हो गया। एक तो खुद भी वेपर्स नहीं बनाएगा, ये सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, इसके वेपर्स भी नहीं बन रहे, और दूसरा ये दूसरे को भी नहीं बनाने देगा। तो जिसके जो एस्केपिंग मॉलिक्यूल है, जिसके वेपर्स बन रहे हैं, उसके रास्ते में भी ये बीच में खड़ा हो गया। उसके रास्ते में खड़े होने से क्या होगा, इसके भी वेपर्स नहीं बनेंगे और दूसरे को भी बनाने नहीं देगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो ये रीजन है इसका। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हर हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन के। ठीक है, अगर रीजन आता है तो रीजन ये है कि जो सॉल्यूट कवर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट विच हिंडर द एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स। जो एस्केप कर रहा है उसको भी रोकेगा, उसके रास्ते को भी क्या करता है, हिंडर्ड कर देता है, रोक देता है, हिंडर्ड कर देता है। उसके एस्केपिंग मॉलिक्यूल के रास्ते को भी रोक देगा, खुद भी वेपर्स नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का कम ज्यादा होगा सॉल्यूशन के कंपैरिजन। अब यहाँ पे आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर आपने एक वो लिया, सॉल्यूशन लिया, इसमें दो वो है कंपोनेंट ए और बी। तो जो ए है इसका अगर सपोज करो प्रेशर पी ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है पी ए, इसका पार्शियल प्रेशर है पी बी। और प्योर स्टेट में अगर हम देखते हैं तो प्योर स्टेट में इसका पी नॉट ए होगा और इसका पी नॉट बी हो जाएगा। और अगर इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, इसका एक्स बी है, तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो पी ए होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। बस सिंपल वर्ड है, जो पार्शियल प्रेशर होगा एक किसी भी कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे पी नॉट ए कांस्टेंट होगा। ऐसे इस केस में होगा सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में अगर पी बी लिया हमने तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है पी नॉट बी एक्स बी। तो ये राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ हो गया। और दूसरा क्या था, हेनरी लॉ। दोनों दिखने में सेम है, पर यहाँ पे क्या है, जनरली सॉलिड इन लिक्विड होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, हेनरी लॉ का भी और राउल्ट्स लॉ का भी। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ भी यही कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या सॉलिडिटी। राउल्ट्स लॉ भी ये कहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टोटल प्रेशर होगा तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये है आपका डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो पी एज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इनमें से किसी भी एक को हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी का प्लस वन होता है, तो आप इसमें से रिप्लेस कर सकते हो। सपोज आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो हो जाएगा पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, ये टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका राउल्ट्स लॉ हो गया। टोटल प्रेशर अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें ध्यान रखना एक चीज, वो पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेनरी लॉ, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में क्या डिफरेंट है, जबकि दिखने में हमें क्या लग रहा है दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसमें भी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, इसमें भी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो दिखने में दोनों सेम है, लेकिन हेनरी लॉ क्या होता है, गैस इन लिक्विड होता है। कोई भी गैस अगर लिक्विड में डालेंगे तो हेनरी लॉ लगेगा, और अगर किसी भी सॉलिड को हमने लिक्विड में डाला तो वो बन जाता है राउल्ट्स लॉ। दूसरा कहता है कि किस कंडीशन में, ऑन विच कंडीशन, ऑन विच कंडीशन से लिख लेना क्वेश्चन को, ऑन विच कंडीशन हेनरी लॉ बिहेव लाइक अ, हेनरी लॉ बिहेव लाइक अ राउल्ट्स लॉ। हेनरी लॉ है जो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, राउल्ट्स लॉ की तरह।
क्यों, ठीक है, राउल्ट्स लॉ की तरह बिहेव करेगा। किस कंडीशन में हेनरी लॉ है जो आपका, वो राउल्ट्स लॉ की तरह बिहेव करता है। तो ये किस कंडीशन में होगा, देखो ये इस कंडीशन में होता है कि जब दोनों के कांस्टेंट आपस में इक्वल हो जाए। हेनरी लॉ के लिए के एच है और राउल्ट्स लॉ के लिए पी नॉट ए है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, जब दोनों कांस्टेंट, जो दोनों के बोथ कांस्टेंट हैं, अगर वो आपस में सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो उस केस में हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ एक जैसा बिहेव करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है किस कंडीशन में, कौन सा एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस होगा जिस केस में हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों सेम बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि जब दोनों के कांस्टेंट आपस में इक्वल हो गए तो उस केस में हेनरी लॉ राउल्ट्स लॉ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में एक बार पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया। यहां तक आगे समझ में? यस सर। अब इसके बाद आता है आइडियल, एक ग्राफ आता है, इस ग्राफ को भी हम कर देते हैं। यहाँ पे जो ये वाई एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है, तो वाई एक्सेस में हमने रखा वेपर प्रेशर को, एक्स एक्सेस में हमने रखा मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो अगर मैंने एक्स ए की वैल्यू 0 रखी तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो ये बन जाएगा पी नॉट ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे एक्स ए हो गया 1, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। दूसरी लाइन है सेकेंड लाइन, ये एक्स ए वाली है, सेकेंड होगा बी वाली लाइन। तो बी वाली लाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 0, इसने 0 से चलना स्टार्ट किया। जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उसको हम ऊपर दिखाएंगे टॉप में, तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी। तो यहाँ पे पी नॉट बी किसके बराबर होगा, जब एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ओवरऑल इन दोनों का सम 1 होता है, भी हमने देखा था, तो ये दोनों का सम 1 आएगा। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये वाली लाइन किसकी हो गई, ये ग्रीन वाली लाइन किसकी हो गई, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो टोटल प्रेशर माना जाता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या माना जाएगा, टोटल प्रेशर। तो ये यहाँ पे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये आपका राउल्ट्स लॉ का वो हो गया ग्राफ। तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ ये बन गया। तो राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ग्राफ ये बन गया। अब इसमें आता है आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल किसे कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ और नॉन आइडियल क्या हुआ, डिफाइन हम समझेंगे। पहला, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो राउल्ट्स लॉ दिया था, ये इसको ओबे करता है लेकिन ये ओबे नहीं करता। तो जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल है, जो ओबे करेगा वो आपका आइडियल हो जाएगा। सेकेंड है डेल वी मिक्सिंग। अगर हमने दो लिक्विड को मिक्स किया तो यहाँ पे जो चेंज है वो 0 होता है, यानी कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता, यानी इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर मैंने दो वॉल्यूम को मिलाया 50 + 60, तो इसका आंसर आइडियल में देखेंगे तो 110 आएगा, और वैसे भी 110 आना चाहिए, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है, दोनों को मिलाने के बाद या तो 100 आएगा या 120 आएगा, यानी ज्यादा आएगा तो कम आएगा। तो इसमें चेंज है जो वो कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी 0 नहीं आएगा। तीसरा आता है डेल एच मिक्सिंग, यानी जब हीट है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट इवॉल्व होगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में जो डेल एच होता है मिक्सिंग, वो नॉट इक्वल टू 0, यानी या तो हीट इसमें ये एक्सोथर्मिक हो जाएगी या फिर ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। या तो हीट रिलीज होगी, एक्सो का मतलब हीट रिलीज होना, और या फिर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस नहीं होगा। जबकि यहाँ पे डेल जो एस है, डेल एच है, वो 0 हो जाएगा, यानी नो इवॉल्व और एब्जॉर्ब ऑफ हीट, ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही कोई हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए इसके। अब चौथे पॉइंट में आते हैं, जो सारा कंक्लूजन है इसका, तो फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट आइडियल के केस में क्या होगा और नॉन आइडियल में क्या होगा। तो आइडियल में क्या होता है, देखो आइडियल में ये होता है
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आपने ए और ए को मिलाया तो उसके रिस्पेक्ट में ए और बी का क्या रिलेशन है। आइडियल में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दोनों का सेम हो जाता है, चाहे ए हो या बी हो या ए बी हो, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन सेम होता है। लेकिन नॉन आइडियल में सेम नहीं होता है, इसीलिए इसमें वेरिएशन आती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो ज्यादा होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फिफ्थ आता प्रेशर। प्रेशर पी नॉट एक्स से, क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल, तो इसीलिए क्या होगा, ये तो इक्वल हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से। लेकिन नॉन आइडियल में ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि राउल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता है, तो इसमें ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। 6 में जो आता है इसमें ग्राफ आता है, तो अभी जो हमने राउल्स लॉ का ग्राफ बनाया था इसमें स्ट्रेट लाइन को शो करते जाएंगे, एक इधर से एक अभी जो बनाया था जस्ट वही बनाना है सेम, ये है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे, वेपर प्रेशर और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आती। यहाँ पे या तो क्या होगा, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे यहाँ नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी इस तरीके से होगा। तो नॉन आइडियल में इस तरीके का ग्राफ नहीं बनता, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस के बाद इसमें मेन आता है एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्पल आते हैं। तो जो आइडियल आता है उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जिसमें एक कार्बन का या एक क्लोरीन फ्लोरीन का गैप होगा। जबकि नॉन आइडियल में इसके अलावा छोड़ के, आइडियल को छोड़ के जो भी होंगे सारे नॉन आइडियल कहे जाएंगे। जैसे मैंने कहा बेंजीन, तो C6H6, और एक कार्बन आप बढ़ा दो तो C6H5CH3, एक कार्बन बढ़ गया 6 और 7 हो गया, तो ये आइडियल में काउंट होगा। या एक चीज बढ़ गई, जैसे मैंने कहा C2H5Br, और Br के रिस्पेक्ट में क्या है C2H5I, एक का गैप है Br के बाद I, तो ये चल जाएगा। या आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया होता है वो दिया होता है C2H5Cl और Br, इन दोनों में एक का गैप है, तो ये माना जाएगा। या तो हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन ये हो गया और हेप्टेन क्या हो गया 7 और 16। हेक्सेन हेप्टेन, क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, ठीक है, या ब्रोमो इथेन और आइडो इथेन, या बेंजीन टॉल्विन, इस तरीके के एक कार्बन या एक ग्रुप का गैप होगा वो आइडियल माना जाएगा। इसको छोड़ के बाकी जो भी होगा वो नॉन आइडियल माना जाएगा। जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, ये बिल्कुल अलग है, दूसरा अलग है, तो ये नॉन आइडियल में होता है। या नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये बिल्कुल अलग है। इसके अलावा कोई भी आप ले लो CaCl3 और यहाँ वाटर ले लो या एसीटोन ले लो, ये सब क्या होंगे नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में आइडियल को छोड़ के जो भी होगा सब नॉन आइडियल माना जाएगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है जो नॉन आइडियल होते हैं, इसके भी 2 टाइप होते हैं। नॉन आइडियल के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में मतलब हर एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जैसे डेल एच मिक्सिंग, अगर हमने 2 चीज को मिक्स किया तो आंसर प्लस में आएगा, यानी ज्यादा आएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसमें नेगेटिव आएगा यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। दूसरा डेल एच मिक्सिंग, फिर इसमें प्लस आएगा यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ नेगेटिव आएगा, इसका मतलब हीट इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम हीट देखेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इसमें देखेंगे तो हीट इवॉल्व हो जाएगी, हीट बाहर निकलेगी, इवॉल्व हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अभी हम कह रहे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का कम होगा, ए से और बी से, इसीलिए क्या होता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जबकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जो सॉल्यूशन होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। उसका लॉजिक, सबका लॉजिक यही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद ये प्रेशर वाला है जो फंडा पी नॉट एक्स से, तो ये प्लस है, प्लस का मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसके प्रेशर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए जो प्रेशर है उसका कम बनेगा, उसके प्रेशर कम बनते हैं पी नॉट एक्स के कंपेरिजन। फिफ्थ आता है इसमें ग्राफ। ग्राफ में क्या होगा, देखो जो पॉजिटिव वाला है इसमें ऊपर की साइड ग्राफ बनेगा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई।
तो इसमें कैसे ग्राफ बनेगा, ऊपर की साइड, क्यों, क्योंकि इसके वेपर ज्यादा बन गए, इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा इधर की साइड, यहाँ से चला जाएगा तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, वेपर प्रेशर और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। जबकि नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, जैसे आपके स्ट्रेट लाइन ये, तो ये आइडियल की तरह ऐसे बिहेव होना था, लेकिन इसमें किधर की तरफ ग्राफ जाएगा, नीचे की साइड, क्यों, क्योंकि इसके वेपर्स कम बनेंगे, ऐसे बनना चाहता है ऐसे, लेकिन बनेगा नीचे की साइड। तो ये वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन। तो इसमें वेपर्स कम बनेंगे इसलिए नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। 6 इसमें आता है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ये होता है आपका मिनिमम, हाँ मिनिमम एजियोट्रॉप्स। मिनिमम का मतलब जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस अपने कंपोनेंट से कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये जल्दी बॉयल हो जाता है, इसे कहते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स यानी इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपने कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। और फिर इसमें एग्जांपल आता है कि एग्जांपल मेन है, एग्जांपल में क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में आएगा आपके पास अल्कोहल एंड वाटर, इन दोनों को ऐड कर दोगे ये पॉजिटिव वाला माना जाएगा। इसमें HNO3 और वाटर, ये नेगेटिव वाला। या यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, तो इसमें नेगेटिव डेविएशन माना जाएगा ज़्यादातर। और ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि नेगेटिव यानी इसमें अगर हम मिलाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसको मिलाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो ये आइडियल का समझ में आ गया आपको। आइडियल किसे कहते हैं, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के दो पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गया ये? यस सर। अब इसके बाद आता है एजियोट्रॉप्स किससे कहते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स एक लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होता है। एजियोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, या ऐसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है कि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होता है, यानी दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दोगे आप। आपने दो लिक्विड आपस में, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होता है, ध्यान रखना, जब आपने दो लिक्विड आपस में मिक्स कर दिया, मिक्स करने से क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का एक जैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, दोनों का कंपोजिशन सेम हो जाता है, यानी दोनों एक साथ निकलेंगे। अब ऐसा नहीं कि एक पहले निकल रहा है एक बाद में निकलेगा। और जो दोनों डिस्टिल होते हैं वो सेम टेम्परेचर में डिस्टिल होंगे, डिस्टिल एट सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर में दोनों के दोनों साथ साथ बाहर निकलेंगे। जैसे मैंने कहा इसके टाइप से इसको ज्यादा समझ में आएगा। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या है, एजियोट्रॉप प्रॉपर्टीज है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक अभी हमने देखा मिनिमम एजियोट्रॉप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। मिनिमम एजियोट्रॉप्स क्या होता है, मिनिमम एजियोट्रॉप्स होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होता है, इसके कंपैरिजन में उसके अपने कंपोनेंट से कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कंपोनेंट है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हमने ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल होता है C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 351 पॉइंट समथिंग है, और इसमें मैंने वाटर मिक्स कर दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 372। इसके कंपैरिजन में जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 351 के आसपास होगा, जबकि 3 समथिंग होता है तो 351, यानी इन दोनों से कम है। दोनों में से एक से भी कम होगा, ऐसा नहीं कि एक से, दोनों में से दोनों से कम होगा, 351.2 से भी कम है, 373 से भी कम है। और ये दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे कैसे, जैसे मैंने लिखा ये अल्कोहल हो गया आपका OH, और अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो वाटर और अल्कोहल ये दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे,
तो इसका कंपोजिशन का मतलब अब ये नहीं है कि ये 1 अलग जा रहा है 2 अलग जा रहा है, अब 1 और 2 दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे, तो इसे कहते हैं डिस्टिल एट सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे दोनों बाहर निकलेंगे, कंपोजिशन सेम हो जाएगा, यानी दोनों अब एक साथ निकलेंगे, तो ये पूरा कंपोजिशन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों का सेम हो गया। इस तरीके का मिक्सचर होता है एजोट्रॉप्स। मिनिमम क्यों बोल दिया कि जो एजोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, अल्कोहल इन वाटर। अब इसका ठीक अपोजिट कर दो, मैक्सिमम। मैक्सिमम एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम एजोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर का, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट उससे ज्यादा होगा। जैसे इसमें भी एग्जांपल ले लिया हमने नाइट्रिक एसिड का और वाटर का। नाइट्रिक एसिड लगभग 86 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, यानी 273 ऐड करेंगे तो 9 और 5 359 केल्विन पे बॉयल हो रहा है, जबकि वाटर 373 पे बॉयल होता है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते तो ये लगभग 375 यानी इससे ग्रेटर हो जाएगा, 373 से ज्यादा हो जाता है, यानी उसके अपने कंपोनेंट से एजोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है दोनों से, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने मैक्सिमम एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम मतलब ज्यादा, मिनिमम मतलब कम। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एजोट्रॉपिक मिक्सचर का वो ज्यादा हो जाएगा उसके कंपोनेंट से, तो उसे कहते हैं मैक्सिमम एजोट्रॉप्स, और अगर कम हो जाएगा तो उसे कहेंगे मिनिमम एजोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम का एग्जांपल हो गया HNO3 एंड H2। ठीक है, तो ये आपका एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी कंप्लीट हो गया। ये समझ में आ गया? यस। अब आता है हम लोग राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स नहीं बनते, तो राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी जिसके वेपर्स नहीं बनते, इसका मतलब इसका वेपर्स केवल सॉल्वेंट ही बनाएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब सॉल्यूट, और इससे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आता है डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला आता है। इसमें क्या क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने कहा पी नॉट माइनस पी एस, तो इसका मतलब लोअरिंग, कितना कम हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। पी नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए पी नॉट। पी एस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और डब्ल्यू बी तो हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसी एम ए का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ, सॉरी ए आता है सॉल्वेंट के लिए, ए सॉल्वेंट के लिए, और बी आता है सॉल्यूट के लिए। ठीक है, और ऐसे एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाता है। और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना रिलेटिव लोअरिंग है, कितना कम हो रहा है, वो आपका इसमें आता है पी नॉट में। इस तरीके से ये आपका राउल्ट्स लॉ में भी आ जाता है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बस ये स्टेटमेंट है किसका, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो ये भी आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो मेन है इसका, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं वन बाय वन। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही करते हैं। ये आ गया ना समझ में राउल्ट्स लॉ, या ऐसे बताना है? सर आ गया। अब
लास्ट हेडिंग है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? कोलिगेटिव का मतलब यहाँ पे है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे उसे कहते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, उसे कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसकी दो खास बात आती है, इसको एक डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो वहां पे भी वोट के थ्रू होता है ना, नंबर ऑफ वोट के थ्रू होता है, तो इसलिए डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। इसकी दो खास बात होनी चाहिए। पहला, यहाँ पे जो हम सॉल्यूट लेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए या नॉन आयनिक होना चाहिए या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होना चाहिए। और दूसरा है कि जो सॉल्यूशन होता है जनरली वो डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट क्यों होगा? क्योंकि बहुत कंसंट्रेट होगा, तो जिस हिसाब से चीजें हम डाल रहे हैं उस हिसाब से कोई चीज बढ़ेगी नहीं, इसलिए डाइल्यूट में वो चीज क्लियर आएगी, जबकि कंसंट्रेट होगा तो उतनी क्लियर नहीं आ पाएगी। इसीलिए ये दो लॉ यहाँ पे, दो रूल यहाँ पे फॉलो होने चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी जब भी सॉल्वेंट में हम कुछ चीज मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट हर हमेशा कम हो जाएगा अगर हमने किसी भी सॉल्वेंट में कुछ चीज मिला दिया तो। और फोर्थ आता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना, ऑस्मोटिक प्रेशर जितनी चीज सॉल्यूट बढ़ाएंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो चार प्रॉपर्टी से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका हमने अभी भी डिस्कस किया था, राउल्ट्स लॉ वाला, वही आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला आता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये डाइल्यूट के लिए यूज होता है, लेकिन यही एकमात्र है जो कंसंट्रेट के लिए भी अप्लाई हो जाता है। कंसंट्रेट में एक चेंज होता है, बस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस आ जाता है, बाकी का फॉर्मूला सेम रहता है। तो अगर आपको जनरली लगाना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी के साथ भी चल सकता है, जबकि पहले वाला केवल डाइल्यूट के लिए चलता है और ये कंसंट्रेटेड के लिए यूज हो सकता है। तो इसमें भी यही है। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इसमें ये किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डिपेंड करेगी किसमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करेगी, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक्सप्रेशन है, ये किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पहला पॉइंट में इतना ही आएगा। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका है एलिवेशन इन बॉइलिंग। एलिवेशन से नाम पता से चल रहा है हमें, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सपोज कोई आपने लिक्विड लिया, ये वाटर ले लिया, आपने इसको सॉल्यूट मिलाया, तो जैसे आप कुछ भी चीज मिलाओगे तो ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हर हमेशा ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हर हमेशा ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो ये ज्यादा हो जाएगा हर हमेशा, ऑलवेज। इसीलिए हम कहते हैं इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये किस स्पीड से बढ़ता है, पहले इसको ग्राफ के थ्रू समझ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, इधर प्रेशर है, इधर है मोल फ्रैक्शन या रिएक्शन प्रोसीड सॉरी टेम्परेचर। तो आप देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे टच हो गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का, अगर ये सॉल्वेंट है तो। अब जैसे आपने इसमें सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया,
अब इसके वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा। अब ये जहाँ पे जिस लाइन पे टच हुआ है, ये जहाँ पे टच होगा यहाँ पे बॉयल हो जाएगा, इसका हो जाएगा टीबी। तो कहता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जितना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी का मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का कम होगा। तो इन दोनों का माइनस हमेशा प्लस आना चाहिए, इसीलिए सॉल्यूशन को पहले रखा है और सॉल्यूट को बाद में रखा है। फिर उन्होंने देखा कि जो डेल टी बी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए कोलगेटिव प्रॉपर्टी है। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा डालेंगे उतना एलिवेशन ज्यादा हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है केबी। केबी को कहते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी होता है, आप मोलैरिटी को और एक्सटेंड करेंगे तो मोलैरिटी हो गया डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ई। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। डेल टीबी मतलब चेंज कितना हुआ, तो केबी इन दो फॉर्मूले में जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो इन दोनों फॉर्मूले से ही होते हैं। तो केबी क्या है, केबी आपका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी चाहे आप मोलैरिटी को कितना भी कर दो। तो ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ तक हो गए। यहाँ तक समझ में आया आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तक? Yes, sir. तो अब आपका टाइम खत्म हो रहा है, फिर से रिज्वाइन करना है अपने सेम आईडी पे, से रिज्वाइन करना। Okay, sir.